आपने यूपीएससी करने का फैसला किया तो कितनी अटेम्प्ट लगे आपको यूपीएससी? मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। पहले 2 में क्या गलतियाँ हुई, सच बताइएगा। तो, नहीं सर्टेनली जिस बंदे को यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर उसको ये पता हो कि ये नहीं करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसको करना है, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता जब शुरू में इंसान तैयारी करने का लगता है। तो मुझे भी नहीं था, तो उसके कारण नहीं हुआ। फिर जब सेकंड में भी नहीं हुआ तो फिर जोर लगाया, फिर मेहनत की, तो 3rd में फिर किया इसको। तो टाइम मैनेजमेंट किया आपने? एक चीज़ मैंने हमेशा की टाइम मैनेजमेंट में, कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हो सकता है मेरे को एक दिन में 12 घंटे पढ़ने को मिल रहे हो तो मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। एक दिन में मुझे 1 घंटा भी नहीं मिल रहा हो तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे और किस चीज़ पे फोकस रहता था आपका? फोकस ये था कि मुझे एक बार एक सीनियर से मेरी बात हुई थी जिसका मेरा और उनका सब्जेक्ट सेम था। सर से जब बात हुई तो सर ने एक चीज़ मुझे बताई थी, एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह काम की। उन्होंने बताया था कि देवेश, मेंस में बोलने का नहीं, याद करने का नहीं, लिखने का है। यू शुड राइट एज मच एज यू कैन। वो पॉइंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कोचिंग ली थी आपने? कोचिंग से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, अगर किसी को करना है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। यूपीएससी क्रैक कैसे करें, टिप्स क्या देंगे आप? यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए, मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस में। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। एक कहा जाता है ना कि अखबार पढ़िए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का, और वो उसकी तैयारी कैसे की हुई आपने? न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता। फ्रंट पेज, लास्ट पेज, इंटरनेशनल पेज में अभी भी मुझे याद है, और उसमें भी वो न्यूज़ जिसके साथ फोटो आई है साथ। देखिए, सबसे पहले हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैं ये करूं या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दैट इज द ओनली थिंकिंग यू शुड हैव। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही पास हो पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आप यूपीएससी में उत्तीर्ण हों, पास हों, और क्या ना करें जिससे आप जो है आप रह जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें ना करें। ये जानने के लिए हमारी खास पेशकश है, जिसमें आज मेरे साथ हैं साल 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर देवेश मेहरा जी। देवेश जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। यूपीएससी में क्या करें क्या ना करें, ये जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी क्या है। आपने कैसे सोचा कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम देंगे और आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, या क्या आपके दिमाग में आया और किस समय आया? यूपीएससी देने का तो एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा कि कब से मेरे दिमाग में है, लेकिन हाँ, जब मैंने सोचा था कि अब मुझे यूपीएससी दे के सिविल सर्विस में आना है, वो मेरा समय था जब मैं एमटेक में था और इंटर्नशिप कर रहा था। मुझे ये पूर्णतया याद है। इंटर्नशिप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, मतलब एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम हम करते हैं। तो मैं उसमें गया था रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट। मैंने वहाँ देखा कि 2 चीज़ें देखी। एक तो ये कि रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च के बजाय कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। अच्छा। जिसमें आप अलग अलग जगह का सैंपल लाते हो, टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग का पैसे लेते हो। एग्जैक्टली आई कुड नॉट फाइंड कि भाई ये इट इज़ डेडिकेटेड टू रिसर्च। तो वो मतलब मुझे लगा कि भाई मतलब इफ दिस इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट देन दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सेकेंड, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेकुलर इंसिडेंट हुआ था। मतलब कंपनी से मेरा पहले वास्ता नहीं था, लेकिन उसमें एक जनरल मैनेजर या सीईओ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल क्या था वो बंदा, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब सर्वा हेड था उसका। उस बंदे ने एक आर्मी इंजीनियरिंग कोर्स से भी काए बंदे होते, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनके आते हैं। तो उसको हमारे सबके सामने बहुत बुरी तरीके से डांट लगाई। और वो जिसने डांट लगाई वो शायद मैनेजिंग डायरेक्टर या ऐसा रहा होगा रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसको लगाई वो भी बहुत सीनियर आर्मी से रिटायर्ड बंदा था, जिसने ऑब्वियसली ही हैड टू बी ए प्रोफेशनल मैन इन इंजीनियरिंग कोर, तो वो वहाँ पे था। उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर इस तरीके से आप प्राइवेट संस्थान में जॉब करेंगे और आपको ऐसे डांट लगाई जाएगी, आपकी
जो आपका कोर है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसकी आपकी वैल्यू नहीं है, तो फिर ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं आना। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं सर्विस यूपीएससी देके और सिविल सर्विसेज में आऊँगा, जहाँ पे एटलीस्ट आपके वर्क की इज्जत है, आप काम कर सकते हैं, आप कोई अच्छा भी काम कर सकते हैं, और सर्टेनली आपके एक ब्रॉड होराइजन है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी मैट्रेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू प्राइवेट आई विल गो इनटू द यूपीएससी सिविल सर्विस दैट ऑफर्स द ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव इन एनी सर्विस। आपने एमटेक कर लिया था आईआईटी से जी। तो आपको तो अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती थी। नहीं, मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिली भी थी। एक जापानीज़ कंपनी थी, उसके अंदर बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला था, और हम 4 लोग सेलेक्ट हुए थे। उसमें से एक मुझे याद है जर्मनी चला गया, वो जापान वाली में नहीं गया था बंदा, और एक मैं था जो नहीं गया, बाकी 2 लोगों ने ज्वाइन भी किया था। उस समय मुझे याद है कि उस समय राजस्थान में वो चल रहा था रिजर्वेशन का, एक पर्टिकुलर लोग लेना चाहते थे, दूसरा उनको उसमें शामिल नहीं, ऐसा करके बहुत दिक्कत चल रही थी। तो गाड़ियाँ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, सिर्फ फ़्लाइट के थ्रू मूवमेंट था। तो उस कंपनी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाइए, हम फ़्लाइट का खर्चा दे देंगे आप ज्वाइनिंग के टाइम, और आप या फिर आप कार करके आ जाइए, हम आपको खर्चा देंगे, बट आप ज्वाइन कर लीजिए। बट मैं काफ़ी स्ट्रेस में था कि मतलब प्राइवेट मैंने देखा, अगर वैसा प्राइवेट है तो मुझे नहीं जाना। तो फिर बहुत मुश्किल हुई, मैं कहूँगा कि उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इतना अंदरूनी मशक्क़त करनी पड़ी कि 2 दिन तक तो मैं मतलब बीमार जैसी अवस्था में रहा कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, लेट्स गिव ए ट्राई, लेट्स गिव इट अ लक, आई विल गिव माय बेस्ट दैट आई कैन गिव। और यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी करना, बस जीवन में आगे। अच्छा, नौकरी हासिल करने के बाद अच्छी पैकेज वाली नौकरी हासिल करने के बाद आपने ये सोचा कि नहीं, उसको नहीं करना, यूपीएससी करना। हाँ, यूपीएससी करने का, और बस सिर्फ इसलिए कि जीवन में आगे जब आप बड़े हों, एक मलाल ना रहे, कोई जीवन में दुख ना रहे कि भाई मैं शायद वो करता तो आज ये हो जाता, बाकी देख लेंगे। तो आपने जब ये सोचा तो परिवार ने कैसे रिएक्ट किया? परिवार ने साथ दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने साथ दिया। बट मैं अभी भी उस चीज़ को रियलाइज़ करके, मतलब आई कैन सी टू इट कि उनको भी ये था कि बेटा अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। एक अच्छी खासी नौकरी जिसमें आपको 25-30 लाख रुपए महीना मिल रहा है एज ऑफ नाउ, आप उसको छोड़ रहे हो, और आप एक मतलब अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, जिसमें हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है आपका ना हो। तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी ये था कि मेरे परिवार में मेरे से अच्छी सैलरी का किसी को जॉब नहीं था, हाईएस्ट सैलरी थी मेरे, इवन मेरे गांव में भी किसी आदमी को ऐसा बड़ा ऑफर नहीं था। मैं भी शायद आईआईटी में भी जाने वाला पहला ही रहा होऊंगा बंदा जो गया था। तो उनको भी ये था, बट फिर भी वो साथ में थे कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो तुम कर लो। बट अंदर की भावना तो पता चलती है कि भाई उनको भी ये था कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपने यूपीएससी करने का फैसला किया, तो कितनी अटेम्प्ट लगे आपको यूपीएससी? मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। पहले 2 में क्या गलतियां हुई, सच बताइएगा। नहीं सर्टेनली पहले 2 में गलतियां एक्चुअली इन द सेंस कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि देखिए, एक तो आदमी को समझ नहीं होती है फर्स्ट टाइम में, जब आदमी लगता है। जैसे मेरे साथ में पहले से यूपीएससी किया हुआ कोई पर्सन जिसने यूपीएससी कर रखी हो, वो बताए कि देखो ये रास्ता है, ऐसे करना है, ये करना है। आपने जब शुरू में आपने इनिशिएट किया तब आपने बताया कि यूपीएससी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिस बंदे को यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर उसको ये पता हो कि ये नहीं करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसको करना है, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता जब शुरू में इंसान तैयारी करने का लगता है। तो मुझे भी नहीं था, थोड़ी स्ट्रेंथ थी, नॉलेज थी, पढ़ सकते थे, कोशिश की। और ओबियसली जब ज्ञान नहीं होता तो आदमी लेफ्ट राइट भागता है, चीज़ें देखता है। और ये भी कह सकता हूँ कि भाई फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा पोटेंशियल था वो मैंने पूरा यूटिलाइज नहीं किया। मतलब लेट बैक थोड़ा एटीट्यूड हो गया कि चलो कोशिश करते हैं, हो जाएगा 4 अटेम्प्ट पड़े हैं, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ये पहला ही अटेम्प्ट है। ऐसा करके आदमी कई बार ढीला भी हो जाता है। तो उसके कारण नहीं हुआ। फिर जब सेकंड में भी नहीं हुआ तो फिर जोर लगाया, फिर मेहनत की, तो 3rd में फिर किया इसको। तो जब आपने 3rd अटेम्प्ट में सफलता हासिल की, तो घर वालों को जब बताया तो क्या रिएक्शन है? क्योंकि वो तो बेचारे वो इसलिए परेशान थे कि आपने एक बड़ी कंपनी के ऑफर को ठुकरा कर ये रास्ता अपनाने का फैसला किया। मेरा एक्चुअली 3rd अटेम्प्ट में जब मैंने सिविल सर्विस यूपीएससी का निकाला था, सिविल सर्विस, तो उस समय मेरा फॉरेस्ट में भी हो गया था, सेम ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी हो गया था। मैं दोनों का ही एग्ज़ाम दिया था।
तो उससे पहले मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू का मतलब फॉरेस्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, तो जी। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो गया, तो शी वाज वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि मम्मी शायद 2 दिन तक सोई नहीं थी कि भाई इतनी खुश थी फैमिली कि भाई हाँ चलो, जिस रास्ते पे मतलब अंधेरे में बच्चा चला था आज उसका सिलेक्शन हो गया। अभी तक सिविल सर्विस का रिजल्ट नहीं आया था, तो दे वर वेरी हैप्पी। फिर सिविल सर्विस का रिजल्ट आया तो हैप्पीनेस थोड़ी तो फॉरेस्ट में निकल चुकी थी, बट जब यूपीएससी का आया, रैंक आई, तो मुझे लगा था कि इंडियन पुलिस सर्विस मुझे मिलेगी। रैंक देख के अंदाज़ा हो जाता है, तो दे वर रियली वेरी हैप्पी। और मेरे गांव में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने यूपीएससी क्रैक अब करके। कहाँ से बार आप अपने गांव का जिक्र करते हैं, कहाँ का है आप? मैं राजस्थान में झुंझुनू जिला है, उसमें मेरा गांव है चिड़ासन। अच्छा। तो वहाँ जब मैं बचपन में था, मम्मी टीचर रही हैं, तो मम्मी के साथ आते जाते थे। तो सिर्फ एक बस थी जो दिन में आती थी सुबह गांव में, और वही शाम को वापस सवारी लेके आती थी। 2 ही, मतलब एक बस आना एक बस जाना, इतना ही कनेक्टिविटी थी हमारी। आपने उस गांव से निकलकर आईआईटी का सफ़र किया और आईआईटी में एमटेक किया। हाँ। फिर आप पीएचडी करने भी गए थे। हाँ, पीएचडी करने में मैं गया था। एक्चुअली वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर नहीं होगा तो क्या, ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ऑब्वियसली ये चीज़ रहती है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड, बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं हुआ तो चलो बिजनेस पकड़ लेंगे, तो वो रहता है इंसान के अंदर। तो एक सेकंड ऑप्शन के रूप में मैं तैयारी कर रहे थे। पीएचडी भी करने चला गया था। नहीं, तैयारी तो अपना फर्स्ट ही है। अच्छा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेकंड ऑप्शन पीएचडी है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन था वो। हाँ। सर, ये इतने छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग भरा रहा होगा ये तो, पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुबह एक बस आती थी, वही शाम में वापस आती थी। लोग उसी में आने जाना करते। तो फिर आईआईटी और फिर यूपीएससी कैसे फिर आपने क्रैक किया? मतलब ये यहाँ तक का सफ़र, कोई कुछ तो रहा होगा, कोई तो हेल्प करने वाला रहा होगा। नहीं, हेल्प करने में तो सभी ने ही हेल्प किया, फैमिली ने भी किया, बट मैं कह सकता हूँ कि शायद ईश्वर ने भी गाइड किया है कि भाई हाँ जिधर जाना है, डेस्टिनी भी है, जहाँ जाना है आदमी जाता है, और आदमी की मेहनत भी है। तो अलग अलग जगह देखा। स्कूल तो मेरी गवर्नमेंट ही थी, हाँ कॉलेज भी गवर्नमेंट ही थी, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत नहीं है। बट जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, आगे चीज़ें देखता है, सीखता है, उसको अपनी लाइकिंग लगती है, पोटेंशियल लगता है कि हमें करना है, तो आदमी उधर चला जाता है। सर, जब आपका अटेम्प्ट 3rd सक्सेसफुल हुआ तो उसमें आपने ऐसा क्या किया कि आप इसको सक्सेसफुल कर पाए? देखिए, 2 अटेम्प्ट की जब आदमी को नाकामयाबी मिलती है तो बहुत कुछ इंसान सीखता है, कारण भी सीखता है। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या है जो इंसान को करना चाहिए, ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। वो इंसान को बहुत कुछ लर्निंग होती है, स्पेशली अगर आपको कोई और मेंटर नहीं है जिसने यूपीएससी की हो, निकाली हो, जो आपको बता सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इंसान काफ़ी सीखता भी, और दूसरा फिर उसको दिखता भी है। मेरे केस में मैं बता रहा हूँ कि यार 2 हो गए, अभी नहीं हुआ तो आई विल बी नोवेयर। तो इंसान अपना 100% देता भी है। मैं कह सकता हूँ कि पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने अपना 100% नहीं दिया। उसका रीज़न ये भी है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने की तैयारी कैसे करनी है, उन चीज़ों का भी अभाव रहा। और फिर भी अभाव के साथ भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना 100% भी नहीं दिया था। लेकिन जब 2 बार नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आदमी को थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट किया आपने? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रिटर्न करके नहीं है, बट हाँ एक चीज़ मैंने हमेशा की टाइम मैनेजमेंट में कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हो सकता है मेरे को एक दिन में 12 घंटे पढ़ने को मिल रहे हो तो मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। एक दिन में मुझे 1 घंटा भी नहीं मिल रहा हो तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। बट डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली, मतलब गॉसिप करते हैं या फालतू की बुक्स पढ़ते हैं उसमें, या मूवी देख लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। तो आप कितनी देर पढ़ते थे? मतलब जितना मिल जाए मैं वो, डोंट वेस्ट इट, जस्ट यूटिलाइज इट। नहीं, मतलब एक आदमी की क्षमता होती है ना कि मैं इतनी देर बैठ के पढ़ सकता हूँ, इतना चीज़ें मैं समझ पाऊँगा या इतनी चीज़ें मैं याद रख पाऊँगा। तो आपका कितना आपको लगता था कि मैं 2 चैप्टर अगर मान लीजिए करना है किसी सब्जेक्ट का, तो आप घंटों तक बैठ सकते हैं उसके लिए? हाँ, घंटों तक बैठ सकते हैं। और कभी भी ये नहीं करता मैं, मतलब ये नहीं करता था कि मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। टारगेट नहीं था। जितना टाइम मिल जाए, जितना हो जाए, चाहे वो रात को, मतलब रात को 10 से लेके सुबह 5-6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस हो, खाना खाने के अलावा, तो वो भी कंटिन्यू चलता है। अच्छा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं। और नहीं मिला कोई टाइम तो नहीं मिला, तो नहीं मिला किसी दिन। तो जब आपने यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ गया और इंटरव्यू की बारी आई, जो पर्सनालिटी टेस्ट कहते थे जिसे, तो उस समय कैसा था फीलिंग? और उस समय क्या वाकई में, जैसे बाकी सब लोग कहते हैं कि एक घबराहट तो रहती है,
उस कमरे के बाहर इंतज़ार करने में भी जो 5 से 10 मिनट होता है उसमें बहुत कुछ सोच लेता है आदमी। नहीं, बहुत घबराहट रहती है उसमें, तो क्या डाउट है। और इंसान को ये भी नहीं पता होता, मुझे अब का नहीं पता, बट तब तो ये था कि ये भी नहीं पता होता कि बोर्ड किसका आएगा। अंदर जाता है इंसान, एक एक टेबल के अराउंड 8-10 बच्चे बैठते हैं, फिर उन सबको फिर थोड़ी देर बाद में बोर्ड बताया जाता है, सारे डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे भी देख के आपको लगता है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, इनको तो सब कुछ आता है। एग्जामिनेशन हॉल में भी यही लगता है। अगर आप इवन जब तैयारी करते हैं, कभी बच्चों से मिलते हैं, तब भी लगता है यार इनको तो ये पता, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा है। तो वो चीज़ें तो आती हैं, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी कम आता है। तो मैं जब गया था इंटरव्यू देने, तो मुझे ये था कि बस ये बोर्ड ना, क्योंकि कुछ बोर्ड और कुछ बोर्ड्स का नाम इस तरीके से आता है कि ये नंबर कम देते हैं। अच्छा। तो और कुछ का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाता है कि भाई ये बोर्ड चेयरमैन तो इसमें पीएचडी है जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो वो बोर्ड चेयरमैन तो क्या करेगा, वो तो फिर दिक्कत करेगा। तो इंसान ये सोचता है कि बस इसका बोर्ड ना आ जाए, इसका बोर्ड ना आ जाए, इसका आ जाए, इसका आ जाए, तो वो असमंजस चलता है। फिर आपका बोर्ड आता है, फिर आपको बिठाते हैं बाहर, फिर आप अंदर जाते हैं। हाउ यू रिएक्ट, हाउ द बोर्ड रिएक्ट्स विथ यू, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें। फिर तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपने, मतलब आप तब दिल्ली में थे, कहाँ देखा आपने रिजल्ट और कैसे उसमें? रिज़ल्ट जब मेंस का आया तब भी, और जब मेरा रिज़ल्ट आया इंटरव्यू के लिए, तब दोनों टाइम ही मैं कॉलेज में था, पीएचडी में खड़गपुर में था। अच्छा, तो यहाँ पे दिल्ली में आपने नेट पे ही देखा? हाँ। तो आप जब पढ़ते थे तो रिसर्च, मतलब क्योंकि आपने कहा कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे और किस चीज़ पे फोकस रहता था आपका? नोट्स प्रिपरेशन तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया कि किया था कि नहीं किया था। बट हाँ, फोकस ये था कि मुझे एक बार एक सीनियर से मेरी बात हुई थी जिसका मेरा और उनका सब्जेक्ट सेम था। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, वन ऑफ द सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में से। उनका, वो मेरे से 1 साल पहले आईएएस में सिलेक्ट हुए थे। आई थिंक मध्य प्रदेश काडर है कि ऐसा काडर है सर का। तो सर से जब बात हुई तो सर ने एक चीज़ मुझे बताई थी, एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह काम की। उन्होंने बताया था कि देवेश, मेंस में बोलने का नहीं, याद करने का नहीं, लिखने का है। यू शुड राइट एज मच एज यू कैन। पूरा सिलेबस हाथ में ले लो। सिलेबस में अगर 500 पॉइंट है तो हर पॉइंट पे 2-2 बार लिखो, इवेलुएट करो आपने क्या लिखा है, जो कमियां उसको दूर करो, फिर उस पॉइंट पे लिखो। इफ़ यू डू इट ऑन द कंप्लीट सब्जेक्ट सिलेबस का, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे मेंस एग्जाम में। तो वो पॉइंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर मैंने, चाहे जीएस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबके ऊपर मैंने इस चीज़ को अपनाया। एंड दैट इज़ समथिंग मुझे मेरे 3rd अटेम्प्ट में जब मैंने किया था, तब क्योंकि सेकंड में नहीं हुआ तो मैं भी भटक रहा था कि क्या कमियां रह गई, तब मुझे ये चीज़ मिली। फिर मैंने अपना पूर्णतः उसके अंदर राइटिंग में मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट, उसी में राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट रखा होगा ना कि ये क्वेश्चन इतनी देर में ही करना है या इतने वाले को इतने में अटेम्प्ट करना है, इसलिए कोई मैनेजमेंट किया था? हाँ, उसका मैनेजमेंट तो हम करते हैं, समय की पाबंदी रखते हैं कि इतने मिनट में इस चीज़ को लिखना है। वो समय के पाबंदी आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है, आप उसको कर सकते हैं। कोचिंग ली थी आपने? मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कोचिंग ली थी। 3 महीने की कोचिंग ली थी मैंने, यहीं दिल्ली में ली थी। उसके बाद में मैं मूव कर गया था। फिर उसका दोबारा कभी कोचिंग नहीं? उसके बाद मैंने दोबारा फिर अपने आप से ही पूरी प्रिपरेशन। तो इस दौरान जो किताबें हैं, क्योंकि देखिए आप तो 2012 के ऐसे वक्त में थे जब इंटरनेट शुरू हुआ था, चीज़ें इंटरनेट से लोग ले रहे थे, चाहे इन्फॉर्मेशन हो या बुक्स में, सारी चीज़ें अवेलेबल। तो आपने उस समय कैसे प्रिपेयर किया? बुक्स का सिलेक्शन किया या चैप्टर्स का सिलेक्शन किया? अलग अलग चीज़ों को कैसे सिलेक्ट किया? क्योंकि कोचिंग तो आप ले नहीं रहे थे कि आपको एक किताब मिल जाएगी पूरी एज इट इज़। एक बुक्स तो देखिए बहुत अवेलेबल हैं। आप सब्जेक्ट या जीएस के लिए देखेंगे तो इनके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं बुक्स पढ़ने के। जो मैंने देखा, मैंने इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया। जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया उसको मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। उनका वीडियोस, बहुत अच्छे एनिमेशन वीडियोस बना के वो लोग बताते हैं। उसके अलावा बुक्स में भी काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, मतलब अलग अलग जगह से कुछ पॉइंट उठाए। कई जगह तो ऐसी बुक्स में आपको मिलेगा कि सिर्फ 2 लाइन उसके पढ़ने से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। देन आफ्टर रीडिंग 2 लाइन यू कैन राइट 2 पैराग्राफ ऑन दैट। तो कोई फिक्स बुक नहीं है, कुछ बुक्स हैं जो बताई जाती हैं। अब केमिस्ट्री तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, उसको तो जो भी बंदा लेगा उसको लगभग पता है।
कि क्या बुक उसको पढ़नी है। और जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की मेरे को पता चला था, BL कपूर हैं एक, जिनकी फर्स्ट 5 वॉल्यूम तक बुक है। आई मस्ट से दैट्स एक्सेलेंट बुक। मतलब मेरे को यूपीएससी तैयारी करने से पहले उसका नहीं पता था। अब जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स आती हैं, बट विच वन यू लाइक्स, और जो आपके काम को और आपको समझाने में ज़्यादा बेहतर हो, वही बुक बेस्ट है। तो उन्हीं चीज़ों को हमने इस्तेमाल करके और पढ़ के उनको लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई मस्ट से इट। तो आज के दौर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? आपको लगता है कि कोचिंग लेना चाहिए या उस तरह से? ये एक बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है आपका जिसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद आंसर ना हो मेरे पास, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिना कोचिंग के आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोचिंग मतलब मुझे नहीं पता कितने, बट कितने ऑफिसर्स हैं जिसने वाकई यूपीएससी निकाली और वो कोचिंग दे रहा है। इफ समवन हु हैज लिव्ड दैट जर्नी, who has cracked that exam, reached to that level, मैं कहूँ कि बुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि रास्ता क्या है, because he has seen that path, he knows, he can guide you. बट ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाली है, उन्होंने पाथ देखा है, फिर उस जगह तक पहुँचे हैं और फिर वो आपको बता रहे हैं कि इसमें जाने का रास्ता ये है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि यूपीएससी क्रैक कैसे करें, टिप्स क्या देंगे आप? मैंने इनडायरेक्टली कोचिंग का तो आपको बताया, बट यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस निकालने। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये मैगजीन अच्छी है, वो प्राइवेट मैगजीन, इसमें ये क्वेश्चन, ये वो आंसर है। आई डोंट प्रेफर दैट। यू रीड द गवर्नमेंट सोर्सेज, दे आर ऑथेंटिक। अगर मैं आपने इतने सवाल पूछे, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर आपको यूपीएससी का एग्जामिनर बनाया जाए और बताया जाए कि आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना है, आप कहाँ से सेट करेंगे? पिछले पेपर्स और बाकी जो गवर्नमेंट सोर्सेज के बुक्स होंगे उसी में से, ऑथेंटिक सोर्सेज होंगे। यू विल नॉट गो टू द प्राइवेट रिसोर्सेज, क्योंकि उसमें कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इतनी बड़ी एग्जाम है इसके लिए। तो ओनली द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, एंड जैसे एनसीईआरटी है, इंडिया बुक है, ये अपना बजट का आता है, इकोनॉमिक्स का, वो देख लीजिए, यू रीड दैट। और आप अगर पढ़ेंगे, फर्स्ट पेरा पढ़ेंगे यूपीएससी का, तो उनका ये कहना है कि दिस इज टू टेस्ट द जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज ऑफ पर्सन दैट एवरीवन शुड हैव, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एवरी अवेयर पर्सन शुड हैव। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बुक को 3 बार पढ़ें बजाय 3 बुक को एक बार पढ़ने के, और आप गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मस्ट टू बी डन। जो नहीं करना है वो ये फालतू के प्राइवेट सोर्सेज या बुक मैगजीन, उनके चक्कर में आ जाना, आपको रिव्यू दे देना, देख लेना, उनका करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर ये भी कहा जाता है कि जब आप जीएस की तैयारी करते तो वो मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें भी करिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए और ये सब करिए। कोचिंग से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, अगर किसी को करना है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट उसमें आपकी प्रैक्टिस तो होगी जो फाइनली काम आएगी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। कोचिंग में आपको इतना बढ़ा देंगे, इतना बता देंगे, पढ़ा देंगे कि आप वही पढ़ने में आपका समय पूरा साल निकल जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है उसमें से कुछ आएगा। तो आप इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग, अगर कर लिया ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग यू शुड ज्वाइन द मॉक टेस्ट क्लासेस, कि उसमें मॉक टेस्ट दें, हम प्री का दें, हम मेंस का दें, हम लिखित में दें, चाहे रिटर्न का हो वो दें, और उसमें अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कराएं, एग्जामिनर से इवेल्युएट कराएं, अपनी कमियां पाएं, सो दैट एटलीस्ट ऑन द फाइनल डे इट लुक्स लाइक ए मॉक फॉर यू, यू आर डूइंग इट परफेक्टली। सर एक सवाल ये भी आता है कि ना सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अपना जो अटेम्प्ट है उसको सही रखना है तो सही सिलेक्शन भी होना चाहिए। कई लोगों का कई बार इसी वजह से गड़बड़ हो जाता है, आपको लगता है ऐसा होता है, और ऐसा क्या करना चाहिए तब? देखिए मैंने जैसे एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिया
or to much of the extent I can say that in this service that I am today, chemistry had a major role to play. जितने मेरे को मार्क्स मिले, लोग कहते हैं केमिस्ट्री मत लो, इतना स्कोरिंग नहीं है। देखिए हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। ज्योग्राफी मेरा दूसरा सब्जेक्ट था, दैट हैज कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। हाउ यू राइट इट, उसका एक्सप्रेशन अलग है, उसमें मैप बनाना है, लिखना है, पॉइंटिंग करना है। केमिस्ट्री का एक अलग है लिखने का तरीका। तो इफ़ यू नो द लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट लैंग्वेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू कैन डू इट, मास्टर इट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सेकेंड आपकी लाइकिंग है, आपको कहाँ पसंद आता है क्या। बीइंग ए साइंस बैकग्राउंड, मुझे केमिस्ट्री पसंद है बिकॉज मेरे साथ रही है हमेशा, और ज्योग्राफी वन ऑफ माई ऑप्शनल था क्योंकि उसमें भी थोड़ा साइंटिफिक बेस है। तो मैंने फॉरेस्ट में जैसे मैंने जियोलॉजी लिया था तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसका साइंटिफिक बेस है। दूसरा मुझे पसंद है कि भाई वर्ल्ड में कौन सी जगह कैसी दिखती है, धरती कैसे बनी, ये फिजिकल ज्योग्राफी, और ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट से मैंने ज्योग्राफी लिया। तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उस सब्जेक्ट में, वो मैटर करता है। और अखबार, एक कहा था ना कि अखबार पढ़िए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का। और वो उसकी तैयारी कैसे की हुई आपने फिर? उसकी तैयारी मैंने न्यूज़पेपर से ही की है। देख मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट नहीं होता। फ्रंट पेज, लास्ट पेज, इंटरनेशनल पेज, मैं अभी भी मुझे याद है, और उसमें भी वो न्यूज़ जिसके साथ फ़ोटो आई है साथ में। अच्छा, ऐसा क्यों फ़ोटो के साथ में? क्या देखिए यूपीएससी का फर्स्ट अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ए पर्सन हु इज जनरली अवेयर काइंड ऑफ, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सेंटेंस, जो आप जनरली अवेयरनेस से चीज़ें देख लें और कर लें, वो चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं न्यूज़पेपर में या एनसीईआरटी बुक्स में भी, आपको क्या ज़्यादा याद रहता है? जिसके साथ फ़ोटो आई रहती है, फ़ोटो कैप्चर होता है, मेमोरी में याद, तस्वीरें रह जाती हैं दिमाग में। हाँ, तस्वीरें रह जाती हैं। तो यूपीएससी को ही पता है, सबको पता है कि भाई दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसका फ्रंट पेज पे फ़ोटो आया है। इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई पॉलिटिकल मीटिंग है किसी चीज़ का, बट एनीथिंग विच हैज़ हैपन एंड विच हैज़ ए वैल्यू इन द सोसाइटी। तो उन चीज़ों को याद रखना, उनकी कटिंग कर लेता था मैं, अपने पास रख लेता था, और उनको फिर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करता था। कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने उसके, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं सिर्फ उनकी फ़ोटो काट के इतनी न्यूज़ की उतनी करके और उसको अपने पास रख लेता था, और उसी को एग्ज़ाम से पहले इट टेक्स मे बी ए डे और सो टू रिवाइज द कंप्लीट। अच्छा, आपने न्यूज़ कटिंग की, पेपर काटा, बुक में चिपकाया, और फिर जब एग्जाम? बुक में नहीं चिपकाया मैंने, तो उसको मैं तो एक थैली में ऐसे ही, मतलब बैग में रख देता था, उसी को फिर लास्ट में पढ़ लेता था। अच्छा, इतनी मेहनत भी नहीं करते? नहीं सर, ये एक चीज़ ये कहा जाता है कि मतलब आपको लिखने, क्योंकि मेंस में लिखना बहुत होता है, आपने कहा लिखना, तो वो कैसे करना चाहिए? मतलब सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या करना है क्या नहीं, ये कैसे? क्योंकि मेंस में अगर आप पहुंचते हैं प्रीलिम्स के बाद, तो एक प्रेशर तो हो जाता है ना उस तरह कभी। देखिए मेंस में मैंने आपको अभी बताया था कि आपको बेस्ट यू रीड इट, ओके, यू रीड द सब्जेक्ट, आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस का टॉपिक देखिए, अपनी बुक का टॉपिक देखिए, पढ़िए, सारा सिलेबस आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, वेरी गुड। अब आप लिखिए, अब आप 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, अब छोड़ दीजिए पढ़ना। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, तो आप दोबारा लिखेंगे उसको, फिर आप दोबारा लिखेंगे उसको। एनीथिंग कैन बी आस्क, ओके, फ्रॉम द सिलेबस, बट यू कैन राइट ऑन एनीथिंग इफ यू हैव रिटन ऑलरेडी ऑन द पॉइंट्स। तो लिखना ही एकमात्र सॉल्यूशन, इसका और कुछ नहीं। तो एक अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपको तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बाकी एग्ज़ाम्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनकी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली कि मेरे को गाइड करने वाला नहीं था, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश या वहाँ के एक ऑफिसर थे, उन्होंने भी गाइड किया, 1-2 और भी ऑफिसर्स ने मुझे बताया एग्जैक्टली कि कैसे, आई टॉक टू देम हु हैव क्रैक्ड इट, तो उन्होंने बताया चीज़ें, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखना है उन सब चीज़ों का। देखिए सबसे पहले हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, हैव कॉन्फिडेंस दैट इज ओनली थिंग आई हैव टू गेट इन, and I have to get in, there is no other thing. To put in other terms कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैं ये करूं या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, that is the only
थिंकिंग यू शुड हैव, डेडिकेट योर सेल्फ 100%। मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में अपना 100% नहीं दिया, आई एडमिट इट। फिर जब 2 बार नहीं देने के कारण मुझे भी डर लगा कि अब क्या होगा, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो थर्ड में भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को स्केल अप किया, बट आई स्टिल बिलीव कि मेरी कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी मेरी फुल यूटिलाइज नहीं की मैंने, और मे बी 70-75% ही मैं अपने आप का बेस्ट दे पाया था। उसमें और अच्छा मैं कर सकता था। थर्ड, आप गवर्नमेंट सोर्सेज को पढ़िए। एक बुक को 3 बार पढ़िए, 3 बुक को पढ़ने के बजाय। आज तो इंटरनेट बहुत बढ़िया है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू जस्ट पुट द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, इट इज़ अवेलेबल। अच्छे सोर्सेज अच्छे, उनको आप यूट्यूब पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। अब यूट्यूब के साथ साथ आपको साथ में मूवी आ गई, उसमें लग गए, तो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज, एनर्जी, एवरीथिंग। उसको देखिए, बुक्स में भी पढ़िए, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मतलब मॉक टेस्ट वो इम्पोर्टेंट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे तो इतना पढ़ने के बाद एक थकान सी हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस, मतलब एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है और एक वो भी होता है कि यार थोड़ा सा आराम किया जाए। तो आप उस समय क्या करते थे? मूवी आते थे, टीवी देखते थे, क्या करते थे? मैं आपको एकदम सही बताऊं तो मूवी तो मैंने नहीं देखी उस समय कभी, और टीवी या उधर भी नहीं गए। बट हाँ, दोस्त मिल जाते थे तो उनके साथ ज़रूर टाइम पास कर देते थे बहुत बार, एंड दैट आई थिंक वाज माय मिस्टेक। अच्छा, अगर आपको, यू शुड नॉट किल योर टाइम, यू आर नॉट हेयर टू किल योर टाइम, यू आर हेयर टू क्रैक द टफेस्ट एग्जाम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें आप टाइम किल नहीं कर सकते। आपका कहना है कि फ्रेंड सर्कल होना चाहिए लेकिन इतना बड़ा नहीं, और उसमें भी समय नहीं देना चाहिए। गॉसिप के लिए नहीं देना चाहिए, देयर इज नो डाउट इनटू इट। इफ यू आर इनटू यूपीएससी, बट लाइफ डल नहीं हो जाएगी? एक तो पहले से एक प्रेशर तो है कि आप यूपीएससी, आप अपने पर ले लीजिए, फैमिली या समाज ये सब कुछ छोड़ देते हैं, तो एक पर्सनल प्रेशर तो है। No, you should love what you are doing. You are doing UPSC, then you should have love for it. Reading, writing, and this should be your dream. कह रहे हैं कि आपने 2 अटेम्प्ट दिया, तो एक बार लो आदमी फील करता है कि यार 2 अटेम्प्ट हुए मैंने, तो लो फील करते थे। तो उस समय उससे कैसे बाहर निकलते थे, क्या करते थे? हाँ, उसी समय लो फील करे, तभी तो फिर दोस्तों के साथ गॉसिप चालू हो जाते थे कि भाई आदमी ये है वो है। फिर दोस्त बोलते हैं अरे यार बहुत मुश्किल है, पीएचडी की तरह 3 पेपर हो चुके हैं, चौथा करके बढ़िया इस कंपनी में जॉब मिल रही है, यहाँ चलेंगे। मैंने कंपनी में जॉब तो पहले ही मिल रही थी भाई, मैं अगर दोबारा यही करना है तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बट ओबियसली आदमी टाइम पास करता है, वो मिस्टेक है। अच्छा, वो आपको लगता है नहीं करना चाहिए। सर, ये आप जो देखते हैं लाइब्रेरी में बच्चे जाते, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कई कोचिंग, वो लाइब्रेरी में घंटों घंटों बिताते हैं, तो उनको क्या टिप्स देंगे कि क्या बेस्ट है, कैसे करें अपने रिविजन्स को, कैसे करें या सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम से कर लें? देखिए, आपने बहुत पहले जब शुरू में स्टार्ट में आपने एक बोली थी कि लाखों लोग अपीयर करते हैं और उनमें से मे बी 1000 और 500, आई डोंट नो अब क्या है, कुछ ही लोगों को सफलता क्या चल रही है, उतने ही लोग सिलेक्ट होते हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ बैठ के प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं, यू डू एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर डूइंग। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, घर की चीज़ें चल रही हैं, कुछ और सोच विचार चल रहा है, बुक सामने पड़ी, आप पढ़ नहीं रहे, कोई फ़ायदा नहीं आपका घंटे 2 घंटे 2 साल 5 साल वहाँ निकालने का, पंचवर्षीय योजना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप फोकस होके डेडिकेशन से आप पढ़ेंगे, यूपीएससी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू क्रैक, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ। थोड़ा टफ है क्योंकि बहुत लोग अपीयर करते हैं, बट जितने लाखों लोग अपीयर कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ 75% तो उसमें से सीरियस ही नहीं होते कि एग्ज़ाम ये देंगे करेंगे क्या होगा इनका। बाकी लोग सीरियस होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है। इफ़ यू आर सीरियस इनफ एंड यू वर्क ऑन इट, इट कैन बी डन। आप अपने आप को इवेलुएट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इफ़ यू रियली इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, आप बहुत अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे कि क्या मैं इस यूपीएससी की एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं इसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई इसमें फुल्ली डेडिकेटेड हूँ। तो उस चीज़ का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। इफ़ यू से दैट येस इट इज़ देयर, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड द कैपेसिटी बेस्ट इज़ ए डिफरेंस। अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटी का बेस्ट कर रहे हैं, हो जाएगा। एक सवाल है ना, मुझे अभी याद आया कि मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि आप देखें यूपीएससी में बहुत सारे आईआईटी से जो लोग हैं, आईआईटी से बीटेक एमटेक करने के बाद, कहीं पीएचडी करने के बाद आते हैं, बहुत सारे आईआईटी से आते हैं।
तो क्या आईआईटी के करने के बाद आप लोग पहले सोच रहे होते हैं आईआईटी में कि यूपीएससी करना ही करना है? बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो यूपीएससी में आते हैं। आप दिल्ली पुलिस में ही अगर आप देखें तो बहुत सारे इस समय जो ऑफिसर्स हैं वो आईआईटी से आए हुए हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। आईआईटी में तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी बहुत परसेंटेज है ऑफिसर्स के जो आते हैं। हर साल स्टेटिस्टिक्स भी निकालती है यूपीएससी की, इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर, इतने ग्रेजुएट सिंपल ये करके होते हैं, हिंदी इंग्लिश के इतने। देखिए, आईआईटी या कोई भी अच्छी कॉलेज या चीज़ें आपको एक चीज़ सिखा देती है कि मेहनत कैसे करनी है, डेडिकेटेड कैसे करनी है, और कोई भी समस्या आती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत अच्छे से बता देती है, और आदमी को सेल्फ इवेल्युएट करना भी कि मैं कहाँ पे हूँ इस समय, वो आईआईटी में वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। वो आपका आईआईटी में हो गया था? आईआईटी में भी हो जाता है, और वो हो गया, और वो लाइफ में भी हमेशा काम आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, बट सर्टेनली। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, मैं अपना बहुत हद तक उस बैकग्राउंड को उसको डेडिकेट करूँगा कि मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब आपने एमटेक करने के बाद नौकरी को ठुकराया और ये रास्ता चूज़ किया, तो 2-3 साल लगे थर्ड अटेम्प्ट तक आने में। इस बीच में कभी ऐसा फील हुआ यार वो नौकरी कर लेता तो आज मेरे पास बहुत पैसे होते? नहीं, उस समय तो नहीं, लेकिन आज ज़रूर फील हो रहा है। आई लव द जॉब आई एम इन, एंड जिस चीज़ के लिए मैं आया था दैट आई एम 100% फाइंडिंग हियर एंड 100% एंजॉयिंग इट। तो जब पहली बार वर्दी पहन के ड्यूटी पे आए, वर्दी तो आपने ट्रेनिंग में पहन ली हैदराबाद में, लेकिन जब ड्यूटी पे आए तो कैसा लगा था, वो फीलिंग क्या थी, और कहाँ पे आपने ज्वाइन किया था? देखिए, ट्रेनिंग टाइम तो एक अलग टाइम था। उस समय तो हम जो हैं मोटरसाइकिल पे ही घूमते थे दिल्ली पुलिस में। कोई गाड़ी नहीं है, बट जब आप ड्यूटी पे आए, फैमिली आपको देखती है, और जब आप लोगों को सुनते हैं, मतलब स्पेसिफिकली दैट, जब आप लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं और आप देखते हैं कि भाई हाँ, आई हैव डन समथिंग गुड टुडे, दैट सेटिस्फेक्शन दैट यू गेट, दैट आई डोंट थिंक एनीवेयर एल्स इज अवेलेबल। दैट सेटिस्फेक्शन आई हैव इन दिस सर्विस, एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट आई चोज इट। कि कुछ अच्छा किया आज मैंने। हाँ, एवरी डे दैट यू वर्क। और कोई ऐसा वाक़या आपको याद है पिछले 12-13 सालों में कि यार ये दिन बड़ा अच्छा था, मेरी यूपीएससी आज जो करने का सोचा वो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे? मतलब 1-2 बार नहीं होता ऐसा वाक़या, तो आदमी को रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, और आपको लगता है यार मतलब ऐसा भी होता है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये हो रहा है, फिर आप उसको देखते हैं, पाते हैं कि वाकई ये सही है, देन यू करेक्ट इट, एंड देन दे से थैंक यू टू यू, कि आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, देन यू गेट लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो चाहे नॉर्मल क्राइम हो, क्रिमिनल हो, चाहे किसी के घर पे कब्जा हो, लोगों ने पीटा हो, या किसी पे झूठा केस हो, तो ऐसे मतलब इट इज़ ए रेगुलर फिनोमिना, एंड दैट्स व्हाई आई से आई एम मोर देन सेटिस्फाइड फॉर चूजिंग दिस सर्विस। एटलीस्ट अराउंड 12 years or 13 years, जितना भी था उस बिफोर दैट आई एम एट द राइट प्लेस नाउ। तो ये थे देवेश मेहरा जी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से बताया कि पहले 2 अटैम्प्ट वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में उन्होंने पूरी मेहनत की और उसके बाद वो यूपीएससी एग्ज़ाम को कर पाए, क्रैक कर पाए, और उसके बाद आज वो 12 साल से ज़्यादा हो गया उनकी सर्विस को, और उन्हें लगता है कि उन्होंने एमटेक करने के बाद एक नौकरी को ठुकरा कर यूपीएससी करके जो आईपीएस की नौकरी वो करना चाहते थे वो करके उन्हें वो संतुष्टि भी मिली। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यूपीएससी अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।